अभी किया नहीं। हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ अब ले लो सर। आवाज आ रही है अरुण सर? नमस्कार। आ रही है, आ रही है, आ रही है। बस 2 मिनट में हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं अभी। जी जी जी। मैम वगैरह कोई रह तो नहीं है बेटा? आवाज क्लियर आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? अरुण सर कहाँ है? आवाज आ रही है अरुण सर आपको? हाँ आ रही है, आ रही है। जैसा कि हम सभी जान रहे थे 9 जून से 21 जून तक एक योग विषयक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन हम लोगों ने किया था, जिससे कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसका जो भी समस्या है उससे सामना करने के लिए हम लोग सक्षम बन सकें। साथ ही साथ इस लॉकडाउन पीरियड में जो हमारे विद्यार्थियों के साथ शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी समस्याएं आ रही हैं उनका भी समाधान हम उचित तरीके से कर सकें। उसके लिए हमने इस व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया। योग विभाग साहूराम स्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली के महाविद्यालय परिवार की तरफ से एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। जो भी कल का समय हमारा व्यर्थ में नष्ट हुआ था, हमारा प्रयास है अच्छे से अच्छा करने का, बट तकनीकी जो साधन सुविधाएं हैं वो हमारे वशीभूत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका भी हमने एक सब्स्टिट्यूट निकाला हुआ है। यदि ऐसा भविष्य में होता है तो हमने अपने व्याख्यान जो वक्ता हैं उनसे कहा है कि वो एक वीडियो हमें दे देंगे, जिससे कि आप लोगों का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और आप लोग ज्ञान से वंचित ना रहे। ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज की व्याख्यान श्रृंखला को आरंभ करती हूँ। आज की ये 5वीं व्याख्यान श्रृंखला है हमारी, 6ठी व्याख्यान श्रृंखला है हमारी, और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण साहू जी। अरुण साहू जी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश में योग विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सर का विषय है योग एक उच्च स्तरीय मनोविज्ञान है। सर, महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, और हम सर से कहेंगे कि सर अपने व्याख्यान को आरंभ करें। धन्यवाद गरिमा जी। स्लाइड शेयर कर लूं? हाँ जी सर, बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। सभी प्रतिभागियों को नमन, नमस्कार। आज के जो विषय है इस व्याख्यान माला में, उस प्रारंभ करने के पहले मैं उस योग परंपरा को प्रवाहित करने वाले जितने भी गुरु हैं उन गुरुओं को नमन वंदन करता हूं और एक प्रार्थना के माध्यम से अपनी
जो व्याख्यान का मैं शुरुआत करता हूं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। सर्वप्रथम साहूराम स्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली के योग विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उन्होंने इस क्राइसिस, जो कोरोना क्राइसिस का जो समय है, उस समय में ऐसे एक अच्छे काम को या लोगों को जागरूकता करने के लिए योग विषयक जो श्रृंखला है उसका संचालन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय हैं, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम चल रहा है, मैं उनको भी बहुत साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए अपना मार्गदर्शन, सहयोग और एक प्रेरणा स्वरूप अपनी जो सहमति दी है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर गरिमा को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे याद किया और इस व्याख्यान के लायक समझा और मुझे आमंत्रित किया। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जितने भी प्रतिभागी हैं, तो आज के इस व्याख्यान श्रृंखला माला में मैं तो उनका पहले अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके बिना यह जो व्याख्यान है उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मेरा विषय है योग एक उच्च स्तरीय मनोविज्ञान, तो उच्च स्तरीय मनोविज्ञान जब बात करते हैं हम, तब उच्च स्तरीय मनोविज्ञान की बात करते तो ऐसा कोई चीज होगा जो निम्न स्तर का भी होगा। और योग को हम अगर उच्च स्तरीय मनोविज्ञान कह रहे हैं, तो जो सामान्य आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें कहीं ना कहीं उसकी कोई सीमा होगी, जिसके कारण से हम उसको उच्च स्तरीय नहीं कह पा रहे हैं। कोई ना कोई उसकी लिमिटेशन होगी। तो इन सारी चीजों की चर्चा हम करेंगे कि आज के जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसकी परिसीमा क्या है, और योग जिसको हम एक उच्च स्तरीय मनोविज्ञान कह रहे हैं उसकी क्या ऐसी खासियत है, उसकी क्या ऐसी उसकी संपूर्णता या समग्रता है जिसके कारण से हम उसको उच्च स्तरीय मनोविज्ञान की श्रेणी में रख रहे हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो विषय की शुरुआत में हम विषय वस्तु की जो आज की जो समय है उससे थोड़ा सा मैं कोरिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो कोरोना पेंडेमिक जो टाइमिंग है, हर व्यक्ति ग्रस्त है इससे। जिसको कोरोना है वो तो ग्रस्त है ही है, जो इसको कोरोना नहीं है पूरा वैश्विक जो समाज है वो सब ग्रस्त है। क्योंकि आज के समय में घर में रहना, घर में क्वारंटाइन में रहना, होम स्टे करना सबसे कठिन काम है लोगों के लिए। क्योंकि जो हमारी मनः स्थिति है, हमारी जो मनः संरचना है, जो हमारा साइकोलॉजिकल स्टेटस है, हमारा जो साइकिक जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसी बन गई है कि हमारी सभी जो वृत्तियां हैं, हमारा जो इंद्रियां हैं, वो हमेशा बहिर्मुख हुए हैं, बाहर की ओर फ्लो कर रही हैं, टुवर्ड बाहर की ओर जा रही हैं वो। और जब तक हमारी वृत्तियां विषयों की ओर भाग रही हैं, तब तक हम उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। और जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो घर में बैठे तो हैं, होम क्वारंटाइन का फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन मन की गति ऐसी है कि वो कहीं भी जा रहा है। क्योंकि हमने जो समय था हमारा, जो प्रारंभिक समय या उसके पहले के समय, कोरोना के पहले का समय, हमने अपने मन को कभी ट्रेन नहीं किया। हमने मन को बाहर के जितने भी अनुभवों में गुजरते हुए देखा, और वही अनुभव को अभी महसूस कर करके हम दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो बहुत सारी समस्या है।
तो हम कोरोना को दो चीजों में समझ सकते हैं कि कोरोना का जो काल है, हम कोरोना वायरस की बात तो नहीं करेंगे, उसके से जो उपजी समस्याएं हैं हमारे समाज में, उसकी बात करेंगे। तो उसकी जब बात करेंगे तो उसमें यह है कि आज के समय में कोरोना से जो मानसिक समस्या उत्पन्न हो रही है, उसमें बहुत सारी चिंताएं, अवसाद मनुष्य को घर किए जा रही हैं। और ये जो कोरोना का जो काल आया है, इसको हम दो चीजों में मान सकते हैं। योग में माना जाता है कि जितने भी प्रकार के दुख हैं, वो त्रिविध दुख माने गए हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो कोरोना को आप आदि दैविक अगर दुख मान लीजिए, प्रकृति का प्रकोप मान लीजिए, तब भी वो दुख है, या वैज्ञानिक आविष्कार का अभिशाप मान लीजिए। अगर ऐसे भी बात आ रही कि कोरोना को बनाया गया है, अगर ऐसा है तो ये वैज्ञानिक मन की उपज है जो अभिशाप के रूप में हमारे सामने आ रही है। तो अगर सब स्थिति को देखा जाए तो कहीं न कहीं मनुष्य का जो मन है वो इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरह से। और मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा गया है। इसकी हिस्ट्री हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। लेकिन इस कोरोना काल में जो मानवीय मूल्यों के जो स्तर नीचे गिरा है, मानवीय मूल्य जो है नीचे गिरा, तभी जाके कोरोना उत्पन्न हुआ, या दैवीय प्रकोप के रूप में हम लोगों के सामने आया, जिसको हम पूरी वैश्विक समाज भुगत रहा है। और इसके कारण से जब हम घर में स्टे कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी तनाव, चिंता, अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। और इमोशनल संवेगों के जो मूड डिसऑर्डर टाइप के परेशानियां आ रही हैं। तो ये हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारा जो पर्सनालिटी है, उसके जो डेवलपमेंट को अवरुद्ध कर रहा है। कहीं न कहीं हमारे विकास में, हमारे व्यक्तित्व को विकसित होने में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे अंदर एक जो आंतरिक विघटन है, हमारी पर्सनालिटी खंडित हो रही है भीतर। क्योंकि पर्सनालिटी में हम मानते हैं कि सामान्य रूप से कि हमारा शरीर जो दिख रहा है ये अच्छा है, सुडौल है, हम किसी से अच्छी कर लेते हैं तो ये पर्सनालिटी माना जाता है आत्म मनोविज्ञान के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो व्यक्तित्व है तीन चीजों से बना हुआ है, से विचार, हमारा कथन और हमारा 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 चिंतन और हमारा, ये तीनों में जब बिखराव हो रहा है, इनमें टकराव रहा है, तब जाके अंदर कोई ऐसी समस्या आ रही है जिसको समाज में देख सकते हैं, जिसको आतंकवाद के रूप में देख सकते हैं, भ्रष्टाचार के रूप में देख सकते हैं, बलात्कार के रूप में देख सकते हैं, आत्महत्या के केसेस के रूप में आप देख सकते हैं। और यही हमारे जो पर्सनैलिटी में बाहर झलक रहा है। और जैसा कि कोरोना काल को अगर न माना जाए, उसके बाद भी जो आज के समाज को देखा जाए, वर्तमान समय को, तो ये इसमें एक जो मनोरोग है, जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इस युग की सबसे बड़ी समस्या है। शारीरिक रोग जितने भी दिख रहे हैं वो केवल केवल हमारी मानसिक जो समस्या है उसका केवल बाह्य प्रतिरूप है। केवल वो हमारे जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं हमारे शरीर में उसकी अभिव्यक्ति हो रही है केवल शारीरिक रोगों के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी समस्या का जड़ हमारे मन में है। अगर इनको हम कहें तो हमारे मानवीय चेतना का विघटन हो रहा है और हमारी मानवीय चेतना बहुत गंभीर संकट की स्थिति में है। बहुत सारे रोग आप सुनते होंगे, न्यूरोसिस है, साइकोसिस है, सिजोफ्रेनिया टाइप की बहुत सारी समस्याएं आजकल हमारे जीवन के सहचर बन गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार से 40 से 90% जो बीमारियां हैं मानवीय चेतना के आंतरिक टूटन के कारण से हो रहे हैं। जो हमारा व्यक्तित्व का जो लेयर है, जो हमारा प्लेट्स है हमारे बिहेवियर, कॉग्निशन और इमोशंस के, उनका टकराव कहीं ना कहीं हो रहा है, जिसके कारण से हमारे अंदर ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं कि हम अपने समाज के, हमारे परिवार के, हमारे बाह्य वातावरण की परिस्थिति से हम सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। और इस असामंजस्य के कारण से बहुत सारी मनोकायिक विकृतियां हमारे अंदर पनप रही है। अब कोरोना को ही देख लें तो कोरोना हमारी ये भौतिक जो सभ्यता है, जो हमारी जो आज की वर्तमान समय है, जिसमें हमने भौतिक जो प्रगति की चरम सीमा को पहुंचने का एक अहंकार जो पाल रखे हैं, हमारे अंदर जो एक ईगो आ गया है, तो हम मान सकते हैं कि कोरोना भी उसी का एक प्रतिरूप है कि वैज्ञानिक इस चरम पे पहुंच गए कि नहीं वायरस बना लीजिए। लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी नहीं है कि हो सकता है कि वो समाज के लिए लाभकारी या हानिकारक, इसको सोचने की बुद्धि उनके पास एक सकारात्मक बुद्धि की कमी है। तो इसी तरह से मनुष्य के अंदर
कामनाएं, वासनाएं और लोभ के कारण से ऐसी जो समस्याएं हमारे सामने, कोरोना की टाइप की समस्या हमारे सामने प्रकट हो रही है, ये मनुष्य समुदाय को महाविनाश की ओर ले जाने की ओर अग्रसर है। और अगर इन सारी समस्याओं के अगर मूल में देखा जाए तो केवल इतना ही समझ में आता है कि हमने अपने भारतीय जो जीवन पद्धति है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसके मूल में क्या था, भोग और त्याग था। भोग भी करिए लेकिन त्याग के साथ। धर्म अर्थ था, अर्थ कमाइए लेकिन धर्म के साथ। प्रेय और श्रेय था, प्रेय तो आपको लौकिक चीजें चाहिए लेकिन वो जो अलौकिक पारलौकिक है उस चीज की भी आपकी कामना थी। अभ्युदय और निश्रेय। अभ्युदय मतलब ये जो भौतिक जीवन की कामनाएं, इच्छाएं और जो आपके अंदर की यहाँ की चीजें हैं, और निश्रेयस मतलब आध्यात्मिक चीजें, जिसको हम कैवल्य की, मुक्ति की अवस्था की बात करते हैं या मोक्ष की बात करते हैं, ये दोनों की कामना थी। इसीलिए भौतिकता से आध्यात्मिकता का संतुलन ही जीवन का पर्याय था, आदर्श था। लेकिन कहीं न कहीं हम इस दोनों चीजों में, भौतिकता और आध्यात्मिकता में, अभ्युदय और निश्रेयस में, श्रेय और प्रेय में कहीं न कहीं हमने सामंजस्य बिठाने में गड़बड़ी की। अगर ये सामंजस्य जब तक नहीं बैठेगा तब तक हम इस तीन प्रकार के जो दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इससे हम गुजरते ही रहेंगे। अगर हमको इससे समस्या का निजात पाना है तो कहीं न कहीं हमको एक समग्र दृष्टि की जरूरत है। हम समग्रता को हमको खोजना पड़ेगा। और ये समग्रता कहाँ है? तो समग्रता विज्ञान के पास तो नहीं है। अगर विज्ञान के पास होता तो आज कोरोना का समाधान हमारे विज्ञान के पास होता। और आगे की बात हम करें तो अगर विज्ञान के पास इसकी अगर समस्या का समाधान नहीं है, लगे तो हैं हमारे वैज्ञानिक, लेकिन अभी तक नहीं इसकी समस्या का समाधान हो पाया है। तो हमारे एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, हैग ड्यूक, जिनकी एक पुस्तक है माइंड एंड हेल्थ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूरी की पूरी जो शरीर में पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, यहाँ तक कि कैंसर, जितने भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी सब प्रकार की समस्याएं हमारे शरीर में दिख रही हैं, उनका एक ही कारण है कि वो हमारे मन का प्रभाव। और उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारी मानसिकता का हमारे शारीरिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव हमारे जो नर्वस सिस्टम पर 36% है, एंडोक्राइन सिस्टम पे 56% है, और हमारे मांसपेशियों पे 8% है। अर्थात शरीर के तीन तंत्र हैं। फिजिकल जो हमारा बॉडी है, बायोलॉजिकल जो बॉडी है, उसके तीन तंत्र हैं। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम और तीसरा इम्यून सिस्टम। ये तीन सिस्टम मिलके हमारे शरीर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और इन तीनों चीजों में जहां तक बैलेंस नहीं बनेगा, ये तीनों चीजें स्वस्थ नहीं रहेंगी, तब तक जाके कहीं ना कहीं समस्या होती होगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि विज्ञान के पास ये समस्याएं अभी बड़ी दयनीय स्थिति में है कि विज्ञान के पास इस समस्याओं का उपचार नहीं है, क्योंकि वो बहुत हद तक केवल बायोलॉजिकल हेर फेर तक ही अपने को सीमित है। केवल इतना ही मानता है कि जो दिख रहा है बॉडी उतना ही है। लेकिन मनोवैज्ञानिक आज के जो अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक हुए, ब्रायन विल्स, हैग, बहुत सारे अच्छे वैज्ञानिक हुए, मनोवैज्ञानिक, उनका मानना है कि केवल जितना हमारा पर्सनालिटी दिख रहा है, हमारा शरीर जो दिख रहा है, इतना ही नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारे पास, शरीर, मन, आपके पास प्राण, आपके पास आत्मा, ये सबका मिला जुला रूप हमारा व्यक्तित्व का स्वरूप है। लेकिन विज्ञान केवल हमारे फिजिकल बॉडी को मानता है, और कुछ हद तक अब मनोविज्ञान की जो एक संप्रदाय चल पड़ी है, उसके हिसाब से मनोविज्ञान भी कुछ हद तक प्रभाव की जो दुष्प्रभाव है उसका उपाय खोजने का प्रयास कर रहा है। और इसके अलावा जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की जो आज के समय में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रहा है, साइकोथेरेपी के रूप में, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके कारण से वो पूर्ण रूप से उपचार करने में सक्षम नहीं हो पा रही। तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि जो मन का पर्याय हमने चेतना को नहीं माना, या चेतना को हमने मन मान लिया, और इस मन को ही हम चेतना मान लेने के कारण से बहुत सारी समस्याएं मानवीय जीवन में आई, जबकि इस चेतना का केवल मानवीय परिसीमा मन है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें
तो मन केवल हमारी चेतना का एक उपकरण मात्र है। केवल चेतना को इस संसारिक चीजों से प्रत्यक्ष कराने का केवल एक मीडिएटर है मन। बाहरी विषयों से संबंध स्थापित करने का एक केवल साधन है मन। लेकिन मनोविज्ञान ने इस मन को ही केंद्रीय तत्व मान के सारी चिकित्सा पद्धति या उस विज्ञान की जो शाखा है उस पे डेवलप हुई। तो यहाँ पर कहीं न कहीं अधूरी समझ है, और इस चेतना का पूर्ण रूप से समझ न होने के कारण से कहीं न कहीं समस्याएं पूरी तरह से उपचार नहीं किया जा रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और इसी में कहते हैं कि चेतना के आधार जो है वो आत्मा है, और इस आत्मा को मनोविज्ञान भूल चुका है। जैसे कि अभी हम मनोविज्ञान को थोड़ा सा समझेंगे, तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, जब प्रारंभिक दौर पे मनोविज्ञान ऐसा विषय है कि वो जीवन के साथ ही उत्पन्न हुआ है। हमारे वेदों में, उपनिषदों में, सब में मन का चर्चा है। लेकिन वहां मन का मतलब आत्मा का विज्ञान था, साइंस ऑफ सोल, स्पिरिट। और वहां आत्मा का को प्रत्यक्ष करना ही एक उद्देश्य था। अगर आत्मा का ज्ञान कर लिया जाए तो लगभग सभी चीजों का ज्ञान हम कर सकते हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन मनोविज्ञान की जो संप्रदाय आगे बढ़ी तो उन्होंने आत्मा को समझ नहीं पाया, क्योंकि वो दिखता नहीं। तब उन्होंने इस जो मनोविज्ञान की शाखा का नाम रखा साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ माइंड, मन का विज्ञान या मन का अध्ययन। लेकिन मन का अध्ययन करते करते मन में इतने उलझ गया मनोविज्ञान संप्रदाय, क्योंकि मन भी नहीं दिखता, उसका प्रत्यक्ष चीज नहीं है, अमूर्त चीज है। तब जाके मनोविज्ञान, जो आधुनिक मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, जो लगभग 17वीं शताब्दी में जब फ्रायड ने इस संप्रदाय को थोड़ा सा गति दी, तो उस समय जो ये मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी जो शब्द है, उसका अर्थ हुआ मन, मानवीय व्यवहार का विज्ञान या अध्ययन, साइंस एंड स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्योंकि व्यवहार हमको दिखता है, हर एक व्यक्ति का व्यवहार हमको दिखता है कि मनुष्य व्यवहार कैसे कर रहा है। इस व्यवहार को ही व्यक्तित्व का आधार मान लिया गया, और संपूर्ण व्यक्तित्व को इसी आधार पे नापा गया, तौला गया, मेजर किया गया। तो कहीं ना कहीं समस्या, हम व्यवहार जो मैनिफेस्टेट हो रहा है हमारे मन की प्रतिरूप के रूप में, उस मैनिफेस्टेशन को ही हमने सबने मान लिया, उसके मूल तक हम जा नहीं पाए। और यही मनोविज्ञान का जो संप्रदाय है वो केवल उसकी चिकित्सा जो पद्धति साइकोथेरेपी के रूप में विकसित हुई, उस साइकोथेरेपी की जो टेक्निक्स हैं वो केवल पत्ते को सींचने की जैसे हमारे सामने परिलक्षित हुई। जब तक हम जड़ में जाके किसी चीज का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम उस समस्या का मूल समाधान प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमको अगर मूल तक जाना है तो हमको समझना पड़ेगा कि मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या योग का विज्ञान, जिसको हम उच्च स्तरीय मनोविज्ञान के रूप में देख रहे हैं, तो उसको हमको समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। तो अब जब मनोविज्ञान की आवश्यकता तो इसलिए हुई कि मन के रोग उत्पन्न हो गए, मन में चिंता या तनाव अवसाद आए। लेकिन उच्च स्तरीय मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले मनोविज्ञान की एकांगी दृष्टिकोण या असमर्थता, इसकी जो मूल कारण था ये था कि मानवीय चेतना का, जो मानवीय हमारी आत्मा है, उसका उथला या अधूरा ज्ञान। मनोविज्ञान की जो मन की अवधारणा थी उसका अधूरी ज्ञान या एकांगी ज्ञान, और अचेतन मन की अधूरी समझ। अचेतन मन को फ्रायड की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। मनोविज्ञान की इस संप्रदाय, आधुनिक मनोविज्ञान का सबसे बड़ी उपलब्धि अचेतन का आविष्कार था, क्योंकि अचेतन मन ही एक ऐसी चीज है जिसमें जाके हमारी सारी चीजें, हमारी भावनाएं, हमारी इमोशंस, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं उसमें जाके संचित रहती है। लेकिन इस अचेतन की तो खोज फ्रायड ने कर ली, लेकिन इसकी संपूर्ण समझ नहीं उत्पन्न हो पाया, तो इससे और भी समस्याएं बढ़ने लगी। इसके बाद हमारे मनोवैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है जिससे मन की समग्र उपचार या मन को समग्र मेजरमेंट किया जा सके। केवल वैज्ञानिक लोग मन को मस्तिष्क समझने लगे और मस्तिष्क तक ही टिक के रह गए।
तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। और हमारे मनोविज्ञान के पास जो अचेतन मन की संपूर्ण उपचार या अधूरी जो परिष्कार की प्रक्रिया है, प्यूरिफिकेशन या रिफाइनमेंट की प्रक्रिया है, वो नहीं है। केवल एक कैथार्सिस नाम की चीज है जिसके माध्यम से वो मानते हैं कि अचेतन का परिष्कार किया जा सकता है। लेकिन वो कैथार्सिस क्या हो सकती है, उसकी विधियां कितनी गहरी हैं, ये समझना पड़ेगा हमको। और मनोविज्ञान के पास एक समग्र और स्पष्ट जीवन दृष्टि की कमी है। उसी प्रकार से अब उच्च स्तरीय मनोविज्ञान, जिसको हम योग के नाम से जानते हैं, योग के में एक समग्रता है। योग जो विज्ञान है वो पूरी तरह से व्यक्तित्व को समग्र रूप से देखता है। वो समझता है कि हम कैसे समग्र हैं, तो मैं आगे उसको डिस्क्राइब करूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो मॉडर्न साइकोलॉजी देखिए, इसमें एक चित्र दिखाया गया है, एक आइसबर्ग की ये चित्र है। तो जो हमारा मन की बात करते हैं हम आधुनिक मनोविज्ञान, तो उसमें जो चेतन, अचेतन और अवचेतन मन के 3 भाग माने गए हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा चेतन मन है वो पूरे मन का केवल 10% भाग है, जबकि जो अचेतन मन है वो हमारे जो मस्तिष्क, हमारे जो मन है उसका 90% भाग है। और वो उस आइसबर्ग की तरह है जिसका 10% हमको जल के ऊपर दिखते रहता है और 90% जल के अंदर दबा रहता है, जिसका हमको कोई ज्ञान नहीं होता, कोई समझ नहीं होता, हमको परिलक्षित नहीं होता, हमको दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसके बारे में हम नहीं जान पाते। तो फ्रायड ने इस अचेतन, अवचेतन और चेतन मन की अवधारणा को तो दिया, लेकिन अचेतन की गहराई तक नहीं पहुंच पाए। अचेतन की उथली परत तक ही उनकी केवल समझ विकसित हुई, जिसके कारण से उनके जो सहयोगी थे, एडलर था, जुंग था, उन्होंने उस संप्रदाय को छोड़ के अपनी नई संप्रदाय शुरू कर दी। इसके अलावा फ्रायड ने 3 ये प्रिंसिपल्स और दिए मन के बारे में, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो था वो हमारे अचेतन मन से संबंधित था, और सुपर ईगो, हमारा जो ईगो था वो हमारे चेतन मन से संबंधित था। तो ये 2 चीजें हमारे क्योंकि ईड जो है हमारा जीवन का बहुत ही बचपन वाला भाग होता है, जिसमें हमको जो चाहिए, हम केवल सुख की अनुभूति में हमको चाहिए, बच्चे को खिलौना चाहिए तो चाहिए, ये मन का वो भाग है। और ईगो, ईगो क्या है, हमारा जो हमारा जो व्यक्तित्व का 25-30 साल की जो उम्र होती है, तो वहां रियलिटी, हमको ये चाहिए कि हम कुछ भी करें तो हम पहला रियलिटी को देखते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य, उसको भांपते हैं और उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। और सुपर ईगो हमको मोरल सपोर्ट करता है कि हाँ, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो इस सिद्धांत पे हमारी चीजें, जो मॉडर्न साइकोलॉजी इन 2 सिद्धांत पे मुख्यतः काम करती है, एक तो ईड, ईगो, सुपर ईगो, और एक चेतन, अचेतन और सत्य। लेकिन जब हम उच्च स्तरीय मनोविज्ञान योग की बात करते हैं, तो वहां जो मन की अवधारणा है वो बहुत गहरी अवधारणा है। अगर इस गहरी अवधारणा को हम समझें तो हम व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं, उच्च 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 स्तरीय, उस हायर कॉन्शियस लेवल तक हम लेके जा सकते हैं, जिसको हम महापुरुषों में, अवतारों में देखते हैं, जिसको हम योग में समाधि की अवस्था कहते हैं, कैवल्य की अवस्था कहते हैं, मोक्ष की अवस्था कहते हैं। और इन तीनों, जो 3 ग्रंथ आपके सामने दिख रहे हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन मैंने 3 ग्रंथ को एक उदाहरण के रूप में सामने रखा है। ये 3 ग्रंथ उच्च स्तरीय मनोविज्ञान को बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन करते हैं कि उच्च स्तरीय मनोविज्ञान क्या है। तो इसमें एक है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें मन की अवधारणा है और मन को बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक महारामायण, जिसको योग वशिष्ठ कहते हैं, इसमें भी मन, मानसिक स्वास्थ्य आदि व्याधि की बहुत अच्छी चर्चा है। और एक है योग सूत्र। योग सूत्र तो पूरी तरह चित्त पर आधारित है, जिसको मन की एकदम गहनतम अवस्था हम कह सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि योग जो है उच्च स्तरीय मनोविज्ञान कैसे है। तो एक गीता में एक योग का डेफिनेशन है, परिभाषा है, समत्वम योग उच्यते। तो क्या है योग, क्या है? समत्वम योग उच्यते। सम की अवस्था को योग कहा गया है। सम की अवस्था क्या है? सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, किसी भी
स्थिति में मन की जो स्थिति है वो साम्य अवस्था में रहे। लेकिन हम जो सामान्य जन है, थोड़ा सा दुख आता है, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, थोड़ा सा खुशी आती है, उछलने लगते हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर उल्लास आ जाता है, हम बैलेंस नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समत्तम योग उच्यते। तो ये हायर रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मन की एक साम्यावस्था की बात करते हैं। तो अगर ये साम्यावस्था आ जाए और इस स्थिति को प्राप्त किया जाए तो सभी प्रकार के दुखों से हम निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से योग दर्शन में कहा गया योग चित्त वृत्ति निरोध। यहाँ योग को कहा गया कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो यहाँ चित्त क्या है? यहाँ चित्त वही अनकॉन्शियस माइंड है, वही अचेतन मन है जो गहरी अवस्था में उस समुद्र के तल में जमा हुआ था, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अगर उसको हमको समझना है तो हमको चित्त को समझना पड़ेगा, उच्च स्तरीय मनोविज्ञान को समझना है तो हमको चित्त को समझना पड़ेगा, क्योंकि यही चित्त है, यही जो हमारे संपूर्ण जीवन का आधार है। हमारे सुख दुख, हमारे जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप का यही आधार है, यही वही वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं दबी हुई हैं जिसके प्रतिरूप हमारे जीवन में सुख दुख के रूप में परिलक्षित होती है। तो इसके लिए हम आगे देखते हैं कि उच्च स्तरीय मनोविज्ञान के बाद जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो केवल इतना ही बात है कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है वो केवल हमारे शरीर को शरीर मान लिया, लेकिन योग विज्ञान की मान्यता है कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। एक तो मैटर, जो फिजिकल आप देख रहे हैं बॉडी, ये मैटर है, पदार्थ है, और दूसरा स्पिरिट, जिसको आप सोल, आत्मा, चेतना, जो कहना है कह लीजिए। इन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है ये जो हमारा शरीर दिख रहा है, हमारा जीवन दिख रहा है। और इन दोनों चीजों को जब हम समग्रता से समझेंगे तभी जाके हम व्यक्तित्व को सही से समझ पाएंगे। और व्यक्तित्व को हम समग्र रूप से जब तक समझेंगे तब तभी हम उसको समग्र रूप से उपचार कर पाएंगे, समग्र रूप से डेवलप कर पाएंगे, समग्र रूप से सारे जितनी समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं उनको हम समाधान कर पाएंगे। अब एक जो हमारा जो शरीर बना है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर चेतना और पदार्थ के मिलने से शरीर का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सेल्फ लिखा हुआ है किनारे में, सेल्फ और जो पदार्थ के मैटर ऊपर फील्ड ऑफ मैटर, ये दोनों चीजों के मिलने से हमारा जो ये बॉडी है तो ये बना हुआ है। और इसमें एक जो दिख रहा होगा आपको बीच में चित्त लिखा हुआ है। तो हमारे व्यक्तित्व के ये चार चीजें हैं, चित्त, ईगो, माइंड, ये तीन चीजें मिलके हमारे चित्त को निर्माण करते हैं। हमारा क्या है? बुद्धि, हमारा चित्त और हमारा अहंकार, ये तीनों चीजें मिलके हमारे चित्त का निर्माण करते हैं। और यही के कारण से हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें परिलक्षित होती है। तो चित्त को अंतःकरण या अंतर इंद्रिय कहा जाता है। योग दर्शन में अंतःकरण के लिए चित्त शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है। और चित्त का जो स्वरूप है वो मन, बुद्धि और अहंकार के मिलने से बना हुआ है। और ये चारों चीजें जब मिलती हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से काम होती हैं? देखिए, संशय ये मन का कार्य है, बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, अहंकार का कार्य गर्व करना, और चित्त का कार्य है स्मरण करना। तो इस प्रकार से ये चारों चीजें एक प्रोसेस में होती है कि हम बाहर की किसी वस्तु को परसीव करते हैं, देखते हैं, तो देखने के बाद हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं, इंद्रियां उसको मन तक ले जाती है, मन उसको बुद्धि को देती है, बुद्धि उसमें निश्चय उत्पन्न करती है, फिर अहंकार तक जाता है, उसमें अहम भाव आता है कि मेरा है, तेरा है, किसका है, और उसके बाद वो चित्त में जाके वो संस्कार स्टोर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम चित्त को ब्लैक बॉक्स कह सकते हैं, योगी इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। कि जिस प्रकार से एक जो हवाई जहाज होता है, एरोप्लेन, उसमें ब्लैक बॉक्स होता है, और कोई भी समस्या अगर एरोप्लेन में आता है, एरोप्लेन क्रैश तक भी हो जाता है, और अगर ब्लैक बॉक्स मिल जाए तो हम उस एरोप्लेन में कोई भी समस्या जो भी प्रकट हुई थी उसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि इसमें कौन सी खराबी थी, कौन सी तकनीकी खराबी थी, कौन सा फॉल्ट था, हमको प्राप्त उसको ज्ञान कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम चित्त को भी समझ लें तो हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं, जितनी भी हमारी मनस्थिति डावाडोल हो रहा है, हमारे जीवन में जितनी भी दुख आ रहे हैं, सुख आ रहे हैं, उनके स्वरूप को हम जान सकते हैं। तो इसीलिए चित्त को योगी ब्लैक बॉक्स कहते हैं,
अगर इसका ज्ञान हमको प्रत्यक्ष हो जाए तो बहुत सारी चीजों को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इससे सब मिलके हमारा जो है मन, हमारा जो चित्त बना हुआ है। और यही कमी हमारे आधुनिक मनोविज्ञान की है, क्योंकि वहां मन मतलब केवल माइंड है, वहां ये चित्त की कोई कंसेप्ट नहीं है। अब मैंने जो अभी बात की कि ये बाहर के विषयों से हम यहाँ देखा है, आप सामने देख सकते हैं, ये एक्शन किनारे कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। इस साइकिल में एक एक्शन लिखा हुआ है, हम जो कर्म करते हैं उससे हमको एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और अनुभव होने के बाद उसका एक इम्प्रेशन बनता है, एक छाप बनता है, हमारे चित्त में जाके एक छाप बन जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। और उस संस्कार से हमारे अंदर एक वासना उत्पन्न होती है, जिसको सटल हम कहते हैं डिजायर, सटल डिजायर्स कहते हैं। वासना के रूप में वो पुनः हमारे अंदर एक थॉट वेव को जन्म देता है, एक हमारे अंदर थिंकिंग प्रोसेस को जन्म देता है, और उसके बाद हमारे अंदर एक इच्छा प्रकट होती है, जिसको हम काम कहते हैं, और उस इच्छा के अनुसार से हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। और ये चक्र हमारे जीवन में बार बार घूमते रहता है। एक्शन करते हैं, एक्सपीरियंस होता है, संस्कार बनते हैं, वासनाएं आती हैं, फिर एक नया विचार आता है, उस विचार से एक फिर हमको इच्छा उत्पन्न होती है, फिर हम कर्म करना है। तो ऐसे प्रकार से हमारा जीवन घूम रहा है। जब तक ये साइकिल नहीं टूटेगा तब तक हम चित्त की परिष्कार, चित्त को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमको इस साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी है, और ये साइकिल योग के माध्यम से ही टूट सकता है। योगिक कॉन्सेप्ट से ही हम इसको तोड़ सकते हैं, इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये मन की स्थिति यही है कि हमारे चित्त में जो इंप्रेशन बन रहे हैं, तो इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान भी अब मानने लग गया कि जितनी भी मनोकायिक बीमारियां हैं वो हमारी दबली कुचली, हमारी जो अदमित हमारी जो इच्छा जो पूर्ण नहीं हुई, ऐसी कामनाएं जो मन में दबी हुई हैं, वो सब मनोरोग के रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं। अब जो उच्च स्तरीय मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, वहां माइंड क्या है, तो हम जो चित्त की बात किए हैं, तो वहां देखिए कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और ऊपर सुपर कॉन्शियस। आधुनिक मनोविज्ञान तो मानता है मन का जो चेतन, अवचेतन और अचेतन, लेकिन सुपर चेतन की बात नहीं करता। लेकिन हमारा जो आधुनिक मनोविज्ञान के अलावा जो हमारा यौगिक मनोविज्ञान है, जिसको हम उच्च स्तरीय मनोविज्ञान कह रहे हैं, वो सुपर कॉन्शियस की बात करता है। जितने योगी हुए, सिद्ध हुए, ये सब हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसीलिए महर्षि व्यास योग भाष्य में कहते हैं योगः समाधि, अर्थात योग क्या है, समाधि है। समाधि दो शब्द से बना है, सम प्लस आधि। आधि मतलब मन की स्थिति, मन की अवस्था, और सम, जब मन की अवस्था सम अवस्था में रहे, अचंचल अवस्था में रहे, तो उसको समाधि कहा गया है। और ये हायर स्टेट ऑफ माइंड है। यहाँ जाके योगी इन सभी प्रकार के जितने भी दुख हैं, फिजिकल, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, इन सब से ऊपर उठ जाता है, और उसको ये सारी चीजें प्रभावित नहीं करती है। उसकी साइको इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको बाहर की परिस्थितियां दुखी, हैरान, परेशान नहीं करती हैं। वो तनावग्रस्त नहीं होता, वो डिप्रेशन में नहीं जाता, वो चिंतित नहीं होता। वो हर एक परिस्थिति को एक तपह स्थिति मान के उसको सहर्ष स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है उस परिस्थिति को। और वो परिस्थिति क्योंकि आई जाई है, आज परिस्थिति सुख की है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, ये जीवन का एक चक्र है। अब एक हायर स्टेट ऑफ जो पर्सनालिटी है, वो हमारे उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के रूप में माना गया है। पंचकोश हमारे शरीर के 5 आवरण हैं। जिस प्रकार से हम प्याज को छीलते हैं तो दर परत एक एक लेयर निकलते जाता है, उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व के 5 लेयर हैं, जिसको अन्न में, प्राण में, मनो में और विज्ञान में, और लास्ट में आनंदमय कोश के नाम से जाना जाता है। और इस 5 कोश के रूप में हमारा जो सेल्फ है, हमारी जो आत्मा है, परिलक्षित होती है। और अगर इस 5 कोशों को हम जागृत कर लें, धीरे धीरे फिजिकल से, मेंटल से, एस्ट्रल से कॉजल बॉडी की ओर हम बढ़ें, तो हम उच्च स्तरीय मनोविज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उस योग की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन 5 जो स्तर है या 3 प्रकार के जो शरीर है,
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके बीच में सबसे जो बाधक तत्व है, जो बैरियर है, वो हमारा ईगो है, अहम है। और यही अहम के चारों तरफ हमारा आधुनिक मनोविज्ञान चक्कर काटता है, जिसके कारण से वो पूर्ण समाधान तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन योग विज्ञान यह कहता है कि ईगो को अगर हटा दिया जाए तो सेल्फ का, जो आत्मा का जो प्रकाश है, वो पूरे हमारे व्यक्तित्व में परिलक्षित होगा। और जब पूरे व्यक्तित्व में उस सेल्फ का ज्ञान होगा, उसका प्रकाश आएगा, तब हम सही को सही जानेंगे, गलत को गलत जानेंगे, जो कर्तव्य है वो कर्तव्य जानेंगे, जो अकर्तव्य हो अकर्तव्य जानेंगे। जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसको हम एक अंतर्दृष्टि हमारे अंदर विकसित हो सकती है। तो हमको केवल ईगो को डाउन करना है, ईगो को दूर करना है। इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं हमारे पास, और विधियां योग में योगिक प्रैक्टिस के रूप में जाने जाते हैं। अब हम व्यक्तित्व को 4 आयामों में विभक्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के हिसाब से भी आप मान लीजिए, तो यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक और स्पिरिचुअल, ये 4 स्तर आप व्यक्तित्व के मान लीजिए। तो शारीरिक, जो आप फिजिकल बॉडी देख रहे हैं, ये शारीरिक आपकी स्थिति है, कितना अच्छा आपका शरीर सुडौल है, स्वस्थ है, आरोग्य है शारीरिक रूप से, तो आप फिजिकल रूप से फिट हैं। मानसिक, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आईक्यू लेवल आपकी क्या है, तो आईक्यू लेवल आपकी अच्छी है, आपका थॉट्स वेव कैसे हैं, आपका चिंतन कैसा है, आपकी चिंतन की प्रक्रिया कैसी है, इस प्रक्रिया के हिसाब से आपका जो चिंतन का स्तर है वो परिलक्षित होता है। सामवेगिक, इमोशनल स्टेट, आपका जो इमोशन कैसे हैं, भाव कैसे हैं, संवेग कैसे हैं, जिसको हम ईक्यू के नाम से जाते हैं, इमोशनल क्वोशेंट के नाम से जानते हैं। और लास्ट जो है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल क्वोशेंट, आध्यात्मिक प्रतिभा या आध्यात्मिक लब्धि। तो हमारे आज के आधुनिक विज्ञान या हमारे आज के जो मनोविज्ञान या हमारे आज का जो बौद्धिक समाज है, हमारा जो वैज्ञानिक है, ऐसा नहीं है कि इन चारों स्तरों पे काम नहीं किया। उन्होंने भी हमारे चेतना की समग्रता को खोजने का पूरा पूरा प्रयास किया, जिसका हमको प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब फ्रायड ने अचेतन का खोज किया और अचेतन के रूप में उसको सही करने के लिए मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया, तब उसके चीजों में कुछ न कुछ खामी थी, जिससे कार्ल जुंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपना रास्ता, अपना रूप बदल लिया। और उस समय कार्ल जुंग ने एक ग्रंथ लिखा, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ ए सोल, और उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा और अपनी एक नई संप्रदाय को आगे बढ़ाया। उसके बाद जीन हार्डी, साइकोलॉजी विथ ए सोल, एक ग्रंथ लिखा उन्होंने। सबने जो आत्म तत्व की बात है उसको जानने समझने के लिए प्रेरित हुए, और अंत में जो बुद्धि और भाव की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए डेनियल गोलमैन की बात की गई। और लास्ट में दाना जौहर ने आध्यात्मिक प्रतिभा देने वाली स्पिरिचुअल कैपिटा नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये जो 4 स्तर हैं, आईक्यू, सीक्यू, ईक्यू और एसक्यू, ये हमारे व्यक्तित्व के 4 आयाम हैं। अगर चारों आयाम को विकसित न किया जाए तब तक व्यक्तित्व का समग्र विकास संभव नहीं है। और ये उच्च स्तरीय मनोविज्ञान को समझे बिना, चित्त की संरचना को समझे बिना संभव नहीं है। अगर चित्त को समझ जाए तो हम इस चारों स्तरों को विकसित कर सकते हैं। और वो योग विज्ञान ही एक ऐसा साधन है जिसके पास इतनी अंतर्दृष्टि है, इतनी गहरी दृष्टि है कि वो उस समाधि की अवस्था में जाके अपने चित्त के उन विकारों को, जो जन्म जन्मांतर से संस्कार रूप में, इंप्रेशन के रूप में चित्त में दबे पड़े हुए हैं, जिसको आधुनिक मनोविज्ञान हिप्नोसिस के माध्यम से थोड़ा सा, हिप्नोथेरेपी के माध्यम से थोड़ा सा उसको क्योर करने का प्रयास करता है, लेकिन वो केवल अचेतन के सुपरफिशियल लेवल पे ही काम कर पाता है। लेकिन चित्त की गहराई तक जाना है तो योग जैसे उच्च स्तरीय मनोविज्ञान का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अब पर्सनालिटी के जैसे ये 4 आयाम हमने देखे, व्यक्तित्व के 4 आयाम,
उन 4 आयाम को अगर विकसित करना है तो हमारे पास हमारे व्यक्तित्व के 4 पिलर हैं, पिलर 4 स्तंभ, एक इमोशन, एक रीजन, एक विल और एक एक्शन। इमोशंस हमारी भाव संवेग हैं, रीजन हमारा ज्ञान का क्षेत्र है, विल हमारी इच्छा जो पावर है हमारे अंदर की विल पावर, इच्छा शक्ति, और एक्शन हमारा जो है क्रिया शक्ति। ये 4 चीजों पे हमारा व्यक्तित्व टिका हुआ है। अगर ये चारों चीजों को हम डेवलप कर पाए किसी भी माध्यम से तो हमारा व्यक्तित्व पूर्ण रूप से निखर सकता है। और आप देख सकते हैं कि हार्मोनाइजिंग द फैकल्टी ऑफ पर्सनैलिटी कैसे होगा। तो एक्शन, इमोशन, विल और विजडम। एक्शन मतलब क्रिया, क्रिया हमारे जो व्यवहार पक्ष है उसको हमको ठीक करना है तो कर्म योग। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। अगर आप ऐसे कर्म करें जो मैंने साइकिल दिखाया था, माइंड का जो साइकिल दिखाया था, कैसे हमारे हम कम कर्म करते हैं, कैसे हमको एक्सपीरियंस होता है, कैसे हमको वो जाके चित्त में संस्कार बनते हैं, कैसे हमारे अंदर वासनाएं आती हैं, वासनाओं के कारण से कैसे हमारे अंदर विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों से हमारे अंदर इच्छाएं आती है और इच्छाएं से हम फिर कर्म करते हैं। अगर इसको हमको तोड़ना है तो कर्म योग सबसे बेटर है। कर्म योग है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग कर्मों की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। अगर आपको ऐसे कर्म करना आ जाए कि आप कर्म भी करें और चित्त में जाके इंप्रेशन भी न बने, छाप भी न बने, संस्कार भी न बने, वो मनोग्रंथियां भी न बने, तो उसके लिए आपको निष्काम कर्म करना पड़ेगा। काम तो करना है लेकिन बिना इच्छा के करना है। बहुत सरल है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप हर एक कर्म को ईश्वर की इच्छा मान के करें तो आपको कोई भी कर्म बंधन नहीं बनेगा। हर एक कर्म को आप ईश्वर में समर्पण करें तो वो कोई कर्म हमको, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जैसा कर्म कर रहा है वो करता रहे और वो सारे कर्म मेरे में अर्पण कर दे तो वो कर्म उसके बंधन का कारण नहीं बनेगा। दूसरा है इमोशन। इमोशनल जो इक्वी लेवल को सही करना है तो भक्ति योग। भक्ति योग के लिए सांडिल्य जो योग सूत्र है और नारद भक्ति सूत्र है उसमें कहा है सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। अल्टीमेट ऑफ डिविनिटी क्या है? भक्ति। और भक्ति क्या है? प्रेम स्वरूप है। और प्रेम क्या है? इमोशन और भाव और श्रद्धा का जो चरम लेवल है, अर्थात पूर्ण रूप से ईश्वर के प्रति समर्पण। ईश्वर कोई देवी देवता नहीं है, हायर कॉन्शियसनेस है। ये उच्च स्तरीय चेतना का जो स्तर है वो ईश्वर के रूप में है, एक आदर्श के रूप में है कि व्यक्ति उस स्तर को भी प्राप्त कर सकता है। अगर हम अपनी पूरी कर्मों को, अपने ज्ञान को, अपनी भक्ति को उसमें अगर समर्पित कर दें तो भी हम अपने इमोशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं। भागवत में नौधा भक्ति की चर्चा है। 9 प्रकार की भक्ति है, वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। तो 9 प्रकार की भक्ति को हम अपना के भी अपने इमोशंस को प्यूरिफाई कर सकते हैं। हम उस उच्च स्तरीय मन की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उस योग की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत देखे होंगे, मीरा देखा आपने, हनुमान देखा आपने, सूरदास देखा आपने, तुलसीदास देखा, सब भक्ति की चरम पराकाष्ठा में। भक्त प्रहलाद देखा आपने, भक्त ध्रुव देखा आपने। विल, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। तो यहाँ राजयोग, महर्षि पतंजलि ने राजयोग के लिए मन के कंट्रोल को सबसे बड़ी, चित्त की कंट्रोल को, नियंत्रण को सबसे बड़ी साधन माना और इसके लिए अष्टांग योग रूपी एक साधन को दिया। अष्टांग योग का अगर हम साधना करते हैं तो हम अपने संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में विजडम, ज्ञान। ज्ञान के लिए हमको ज्ञान योग को अपनाना पड़ेगा कि ज्ञान, सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसके लिए हमको सदग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी। और जब ये करेंगे तभी जाके हम इस जो पिलर को हम ज्ञान के स्तंभ को हम विकसित कर सकते हैं। और जब ये चारों विकसित होंगी तभी जाके पर्सनैलिटी पूर्ण रूप से विकसित होगी। मन और हम उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद की स्तर है, रामकृष्ण परमहंस की, महर्षि अरविंद की, रमन महर्षि की, उसी स्तर को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये आदर्श रूप में हमारे सामने है। अब यही जो मैंने बात की थी
हेलो, अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद किसी टेक्निकल इशू के कारण फिर से सर की आवाज कट गई है, लेकिन फिर भी लगभग सर ने हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया और अवश्य ही हम सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको चित्त वृत्ति का एक नया आयाम, एक नया स्वरूप देखने को मिला होगा, क्योंकि चित्त वृत्ति आप लोगों के पाठ्यक्रम में है और उसका एक नया रूप आपके सामने आया कि वास्तव में चित्त वृत्ति क्या है और गीता क्या कहती है, समत्तम योग उच्यते, जो आपको पढ़ाया जाता है, चीजें सारी वही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे मनोविज्ञान का ये एक उच्च स्तरीय योग की एक शाखा है जो हमें इस विज्ञान से जोड़ रही है, हमारे मन को पूरी तरह से परिशुद्ध कर रही है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना सारगर्भित व्याख्यान दिया। सर के लिए हमारे पूरे महाविद्यालय की तरफ से धन्यवाद सर। और आप सभी लोगों का, जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर आए और उन्होंने इस ज्ञान को सुना। मेरे जितने भी सहयोगी शिक्षिकाएं हैं जो उपस्थित हैं और नहीं भी हैं और भाव रूप में हमारे साथ हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से उनका हार्दिक अभिनंदन, जो उनके संरक्षण में इतनी सफलता पूर्वक हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो आज का समय भी काफी हो चुका है, तो हम यहीं पर इस सत्र को समाप्त करते हैं। कल हम एक नए विषय के साथ आप लोगों से परिचर्चा करेंगे। आज के लिए नमस्कार, आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार।